नमस्ते छात्रों, मैं शशिकांत डेहनकर मेरे इस हिंदी ज्ञान संसार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। आज हम देखेंगे कक्षा 9वीं की हिंदी लोक भारती इस पाठ्यक्रम की पहली इकाई का पहला पाठ, जिसका नाम है चांदनी रात, और इसके रचयिता है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जी का हम परिचय देखते हैं। इनका जन्म हुआ है 3 अगस्त 1886 और उनकी मृत्यु हुई है 12 दिसंबर 1964 में। हिंदी के वे प्रसिद्ध कवि थे। हिंदी साहित्य के इतिहास में वे खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि रहे हैं। उन्हें साहित्य जगत में दद्दा नाम से संबोधित किया जाता था। उनकी कृति भारत भारती, जो 1912 में लिखी हुई है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में के समय में काफ़ी प्रभावशाली सिद्ध हुई थी और इसी कारण महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्र कवि की पदवी भी दी थी। उनकी जयंती 3 अगस्त को हर वर्ष कवि दिवस के रूप में मनाई जाती है। सन 1954 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया था। ऐसे महान कवि की ये तस्वीर है। आप इसे पॉज करके देख सकते हैं। इस तस्वीर में उनके दद्दा नाम से संबोधित करने का जिक्र किया गया है। उसके साथ साथ उनके द्वारा रचित भारत भारती इस रचना से स्वतंत्रता संग्राम के समय काफ़ी प्रभावशाली रहने के कारण महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्र कवि की पदवी प्रदान करने का जिक्र भी इसी तस्वीर में आप देख सकते हैं। उनकी और एक तस्वीर आप देख सकते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि मैथिली शरण गुप्त जी पर एक डाक टिकट जारी किया गया है। वो उनके स्मरण के लिए, उनकी महानता के लिए, उनकी महानता का सम्मान करने के लिए भारत सरकार ने एक डाक टिकट जारी किया है। ऐसे महान कवियों की मुख्य रचना हम देखते हैं, जिसमें है साकेत, ये एक महाकाव्य है। दूसरी है यशोधरा, जयद्रथ वध, पंचवटी, भारत भारती, ये इनका खंड काव्य है। रंग में भंग, राजा प्रजा, ये इनके नाटक रहे। ऐसे महान मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं अक्सर मानवीय संवेदनाओं से भरी रही है और उसमें भी खास करके नारी के प्रति करुणा की भावना भरी रही है। ऐसे महान कवि के द्वारा, जिन्हें राष्ट्र कवि का दर्जा प्राप्त हुआ है, सम्मान प्राप्त हुआ है, ऐसे महान कवि के द्वारा रचित चांदनी रात, इस काव्य के संदर्भ में भी हम कुछ जानकारी अब यहाँ पे प्राप्त करेंगे। वो देखते हैं हम पद्य संबंधी में। खंड काव्य। अब खंड काव्य क्या होता है, यहाँ पे 2 वाक्यों में स्पष्ट कर दिया है। इसमें मानव जीवन की किसी एक ही घटना की प्रधानता होती है। प्रासंगिक कथाओं को इसमें बिल्कुल ही स्थान नहीं होता है। चांदनी रात, ये जो आपको एक अंश दिया है, वो मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रचित पंचवटी खंड काव्य से लिया गया है। इसमें कवि ने प्रकृति की विविध छटाओं का सुंदर रूप बड़े ही माधुर्य के साथ अभिव्यंजित किया गया है। चांदनी रात का मनोहारी वर्णन सुंदर शब्दों में चित्रित किया गया है। तो छात्रों, अब हम देखते हैं चांदनी रात। ये इनकी पहली 4 पंक्तियां।
मैं उसको गाकर आपको सुनाता हूँ। चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, खेल रही है जल थल में। सोच चांदनी बिछी हुई है, सोच चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, अवनी और अंबर तल में। छात्रों, इसमें कुछ नए अपरिचित शब्द आपके लिए आए हैं, उसे हम शब्दार्थ में हम देखते हैं। इसमें है पहला शब्द चारु, जिसका अर्थ है सुंदर। दूसरा शब्द है थल, इसका अर्थ है भूमि। स्वच्छ का अर्थ है निर्मल। अवनी का अर्थ है पृथ्वी। अंबर का अर्थ है आकाश। तो इन पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं कि चांदनी रात में एक सुंदर चांद, एक सुंदर चंद्रमा आसमान में सुशोभित हुआ है, और ऐसे सुंदर चांद से निकली हुई उसकी चंचल किरणें वह झिलमिल झिलमिल करते हुए अटखेलियां खेल रही है। तो उन्हें देखकर कवि को ऐसा लगता है, कवि को यह आभास हो रहा है कि वो इस धरती पर की जल और इस धरती पर के थल के साथ, यानी जमीन के साथ खेल रही है। कवि आगे क्या कहते हैं, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। कवि आगे कहते हैं कि ये चांदनी रात में ये जो सुंदर चांद निकला हुआ है, उसका स्वच्छ प्रकाश इस समूचे पृथ्वी पर और समूचे आकाश मंडल में फैला हुआ है, और वो उन्हें प्रकाशित कर रहा है। और इसीलिए कवि ने इन दो पंक्तियों का रचना यहाँ पे की, दोनों पंक्तियों की। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, यानी आसमान में जो सुंदर चांद निकला हुआ है, उससे निकला हुआ जो स्वच्छ प्रकाश है, निर्मल प्रकाश है, इस समूचे पृथ्वी पर और इस समूचे नभमंडल में फैला हुआ है, और वो उन्हें क्या कर रहा है, तो प्रकाशित कर रहा है। अगली पंक्तियां देखते बच्चों। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरुबी मंद पवन के झोंकों से। क्या वर्णन किया है कवि ने, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरुबी मंद पवन के झोंकों से। इसमें कुछ नए शब्द आपके लिए आए। पुलक यानी खुशी, हरित यानी हरी, तृण यानी घास, तरु यानी पेड़, मंद यानी धीमा, पवन यानी हवा। तो इन पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं कि आसमान में जो सुंदर चांद निकला हुआ है, ऐसे समय पर यह पृथ्वी भी बहुत खुश हुई है। यह पृथ्वी, यह धरती भी अत्यधिक प्रसन्न हुई है, और वो अपनी प्रसन्नता इस धरती पर उगी हुई हरी भरी घास की नोकों से प्रकट कर रही है। ऐसे समय पर हवाओं के मंद मंद झोंके चल रहे हैं, और इस मंद हवाओं के झोंकों से इस धरती पर के पेड़ पौधे भी झूम रहे हैं। उन्हें देखकर कवि को ऐसा लगता है कि वो झूम नहीं रहे, तो आसमान में सुंदर चांद को देखकर वो अपनी खुशियां प्रकट कर रहे हैं। वो बहुत खुश हुए, और इसी खुशी में वो यहाँ पे वो झूम रहे हैं। आगे वर्णन किया कवि ने, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध हो, निरानंद है कौन दिशा। इसमें कुछ नए शब्द आपके लिए आए। निस्तब्ध यानी जो बिल्कुल ही हिलता डुलता न हो, निशा यानी रात, स्वच्छंद यानी अपनी इच्छा के अनुसार
अपने सभी काम करने वाला, सुमंद यानी बहुत ही धीमा, गंध यानी खुशबू, निरानंद यानी जिसमें बिल्कुल ही आनंद ना हो। तो कवि यहाँ पे वर्णन करते हैं और वर्णन करते हुए कहते हैं कि ये जो चंद्रमा का स्वच्छ प्रकाश है उसके कारण रात्रि निखरी हुई है। और ऐसे निखरी हुई रात्रि का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि ये चांदनी बहुत ही गजब की है। इस चांदनी का जो प्रकाश है वो बहुत ही निर्मल है और ये रात बिल्कुल निस्तब्ध है, यानी बिल्कुल शांत है। कहीं किसी और किसी प्रकार का कोई शोर नहीं है। लेकिन ऐसे समय भी पर भी कुछ विशेषता है, और वो विशेषता कौन से? तो कवि कहते हैं स्वच्छंद सुमंद गंध हो, निरानंद है कौनो दिशा। यानी चारों ओर मुक्त रूप से एक सुमंद गति से, यानी बिल्कुल ऐसे धीमी गति से एक खुशबू व्याप्त हुई है। और कोई भी ऐसी दिशा नहीं है, कोई भी ऐसी दिशा नहीं है कि जिस दिशा में आनंद का माहौल न हो। अर्थात कवि हमें समझा रहे कि आसमान में स्वच्छ चांद निकलने से शांतता तो है, शांति तो फैली हुई है, कहीं किसी प्रकार का कोई शोर नहीं है। लेकिन ऐसे मंद मंद गति से, मंद मंद चलने वाली वायु से चारों ओर एक सुगंध फैली हुई है, खुशबू फैली हुई है। और ऐसी कौन सी भी दिशा नहीं है कि जिस दिशा में आनंद का माहौल नहीं है। यानी चारों ओर आनंद ही आनंद है। कवि आगे क्या कहते? बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। क्या करे कवि? बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। इसमें कुछ नए शब्द आपके लिए शब्दार्थ में देखते हैं। नियति यानी भाग्य, नटी यानी अभिनय करने वाली स्त्री, कार्यकलाप यानी गतिविधि। तो कवि यहाँ पे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि ऐसे वक्त भी किसी भी प्रकार की कोई गतिविधियां बंद नहीं है। ये जो रात्रि रूपी नटी होती है, उस रात्रि रूपी नटी के सारी गतिविधियां अब भी पहले जैसे ही चल रही है। लेकिन उसमें विशेषता है, और विशेषता क्या है? तो ये सब कुछ बहुत ही शांत ढंग से और एकांत भाव से चुपचाप हो रहा है। कहीं कोई कोलाहल नहीं है, कहीं कोई शोर नहीं है, सब कुछ शांत गति से हो रहा है। यानी रात्रि के समय में भी गतिविधियां शुरू है, गतिविधियां चल रही है, पहले जैसे ही चल रही है। लेकिन उसकी विशेषता क्या है अभी? तो ये बहुत ही शांत ढंग से और चुपचाप भाव से चल रही है, उसमें कोई किसी प्रकार का शोर नहीं है। कभी आगे क्या कहते है? बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। इसके कुछ शब्दार्थ हम देखते हैं। वसुंधरा यानी पृथ्वी, रवि यानी सूर्य, सदा यानी हमेशा। तो कवि इसमें क्या कहते हैं? तो कवि इसमें कहते हैं कि ये जो आसमान में दिखने वाले जो चांद तारे हैं, वो चांद तारे कवि को मोतियों के रूप में दिखाई देते हैं। और इसलिए कवि इन चांद तारों की तुलना मोतियों के साथ करते हैं। और मोतियों के साथ करते हुए कवि कहते हैं कि जब सब लोग सो जाते हैं, जब सब लोग सो जाते हैं
तो पृथ्वी आकाश में इन चांद तारों के रूपों में मोतियों को बिखेर देती है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। यानी कवि चांद तारों की तुलना मोतियों के साथ कर रहे हैं, और मोतियों के साथ करते हुए कवि कहते हैं कि जब सभी लोग सो जाते हैं तो पृथ्वी यानी ये वसुंधरा आकाश में चांद तारों के रूप में मोतियों को बिखेर देती है। और आगे, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। कवि आगे कहते हैं कि जब सवेरा होता है, सुबह होती है, तो ऐसा लगता है जैसे कि सूरज यानी सूर्य इन मोतियों को बटोर ले जाता है। अर्थात जैसी सुबह होती है, सुबह का उजाला होता है, तो हम देखते हैं, क्या देखते हैं? तो ये देखते हैं कि जैसे सुबह का उजाला होता है तो आसमान में दिखने वाले ये चांद तारे गायब हो जाते, लुप्त हो जाते हैं। हम देखते हैं, यानी रात्रि के समय में आसमान में ये चांद तारे होते हैं जो आसमान की शोभा बढ़ाते, उसकी सुंदरता बढ़ाते, और जैसे सुबह का उजाला होता है ये आसमान से गायब हो जाते, लुप्त हो जाते। तो इस प्रकार का सुंदर वर्णन कवि ने यहाँ पे किया हुआ है। आगे, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य शाम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। शब्दार्थ देखते हैं। विरामदायिनी यानी विश्राम देने वाली, संध्या यानी शाम का समय, शाम यानी काला, तनु यानी शरीर। तो कवि देखिए, हमने पहले पंक्तियों में देखा है कि कवि ने क्या किया, तो चांद तारों की तुलना मोतियों के साथ की है, और मोतियों के साथ करते हुए कवि ने ये कहा था कि जब सभी लोग सो जाते तो ये वसुंधरा इन चांद तारे रूपी मोतियों का आसमान में बिखेर देती है, और जैसे ही सवेरा होता है तो सूरज इन मोतियों को बटोर लेता है। तो कवि अब आगे क्या कहते हैं कि सुबह होने पर ये जो बटोरे हुए चांद तारे रूपी जो मोती है, सूरज आसमान को विश्राम देने वाली संध्या के समय सौंप दे जाता है, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। यानी सुबह बटोरे हुए उन चांद तारे रूपी मोतियों को सूरज जैसे ही शाम का समय होता है, जो हमारे विश्राम का समय होता है, ऐसे समय पर वो आसमान को दोबारा वापिस कर देता है, जिससे क्या होता है, शून्य शाम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। यानी जो उस समय का जो रात्रि का घना अंधेरा होता है, उसकी जो एक कालिमा होती है, वो कालिमा फिर से प्रकाशित हो जाती है और अपने एक नए रूप में छलकने लगती है, एक नए रूप में हमारे सामने प्रकाशित होने लगती है। यानी कवि ने यहाँ पे स्पष्ट कर दिया कि सुबह के समय में बटोरे हुए वो चांद तारे रूपी मोती सूरज शाम के समय में आसमान को सौंप देता है, जिससे ये आसमान में एक नया प्रकाश फैल जाता है, जिसके कारण ये रात्रि के समय की जो कालिमा है वो मिट जाती है, वो प्रकाशित हो उठती है और उसका एक नया रूप हमारे सामने छलकने लगता है। अगली पंक्तियां, पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीरवीर निर्भीक मना। क्या कहा कवि ने? पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीरवीर निर्भीक मना। शब्दार्थ हम देखते हैं। पंचवटी यानी 5 वट वृक्षों का समूह,
पर्ण यानी पेड़ की पत्तियां, कुटीर यानी झोपड़ी, शिला यानी पत्थर, धीरवीर यानी दृढ़ मन वाला योद्धा, निर्भीक यानी निडर। तो कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि 5 वटवृक्षों की जो घनी छाया है, उस 5 वटवृक्षों की घनी छाया में पेड़ पत्तियों से हरी भरी घास का प्रयोग करते हुए एक सुंदर झोपड़ी बनी हुई है। और वो झोपड़ी कहाँ पे बनी हुई बोलते हैं? पंचवटी की छाया में, यानी 5 वटवृक्षों की घनी छाया में पेड़ के पत्तियों का प्रयोग करते हुए और हरी भरी घास का प्रयोग करते हुए एक सुंदर कुटीर बनी हुई है, एक सुंदर झोपड़ी बनी हुई है। और बिल्कुल उसके सम्मुख, उसके सामने एक स्वच्छ, एक साफ सुथरी हुई एक शिला है, एक बड़ा सा पत्थर है। और ऐसे बड़े से पत्थर पर, एक ऐसे स्वच्छ और साफ सुथरी हुई शिला पर एक निडर, एक वीर मन वाला योद्धा वहां पे खड़ा हुआ है। एक दृढ़ विचार वाला, दृढ़ मन वाला और एक निडर योद्धा उस स्वच्छ शिला पर खड़ा हुआ है। इस प्रकार का वर्णन कवि ने यहाँ पे किया है। यानी पंचवटी की छाया में बनी हुई ये जो सुंदर झोपड़ी है, उसके सम्मुख क्या कहा कवि ने कि एक स्वच्छ शिला है, और उस स्वच्छ शिला पर एक योद्धा खड़ा हुआ है। और वो योद्धा कैसा है? दृढ़ विचारों वाला, दृढ़ मन वाला और एक निडर, कभी किसी से न डरने वाला और अपने ही विचारों पर दृढ़ रहने वाला, ऐसा एक योद्धा उस शिला पर खड़ा हुआ है। इस प्रकार का एक सुंदर वर्णन कवि ने यहाँ पे किया। अब इस काव्य की अंतिम पंक्ति हम देखते हैं। जाग रहा ये कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। जाग रहा ये कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। इसके कुछ शब्दार्थ है। धनुर्धर यानी तीरंदाज, भुवन यानी संसार, भोगी यानी गृहस्थ, कुसुमायुध यानी कामदेव, योगी यानी सन्यासी और दृष्टिगत यानी जो दिखाई पड़ता है। अब कवि यहाँ पे कह रहे हैं ऐसे समय पर, यानी आसमान में बहुत ही सुंदर चांद निकला हुआ है, उसका निर्मल प्रकाश समूचे धरती पर, समूचे नभमंडल में फैला हुआ है। लेकिन इस संसार के सभी लोग सो रहे हैं, वे गहरी नींद में जा रहे हैं। ऐसे रात्रि के समय पर ये कौन धनुर्धर है, ये कौन धनुषधारी है जो ऐसे समय पर जाग रहा है? तो कवि आगे कहते हैं कि वो एक कामदेव जैसा भोगी है। कामदेव जैसा भोगी है जो अब सन्यासी बना हुआ दिखाई पड़ता है। क्या कहा कवि ने कि वो कामदेव जैसा कोई भोगी है, एक गृहस्थ है जो अब सन्यासी बना हुआ दिखाई देता है। तो इस प्रकार का सुंदर वर्णन कवि ने इस चांदनी रात में किया हुआ है। उसका मनोहारी वर्णन एक सुंदर शब्दों में कवि ने यहाँ पे अभिव्यक्त किया है। छात्रों, यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।